क्या मुंबई पुलिस से बहुत बड़ी गलती हो गई है? गलती इसलिए क्योंकि सैफ अली खान के घर से भागने वाले चोर की शक्ल और जो मुंबई पुलिस ने जिस शख्स को पकड़ा है उसका चेहरा मिल ही नहीं रहा है। ऐसे तमाम तरीकों से दावे किए जा रहे हैं और हमारे पास भी एक फॉरेंसिक रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जिस शख्स को मुंबई पुलिस ने पकड़ा और जो चोर सैफ अली खान के घर से भागा उनके चेहरों में कहां मिलान नहीं हो पा रहा है। ना आंखें मिल पा रही है, ना नाक मिल पा रहा है, ना ओठ मिल पा रहे हैं और ना ही बाल मिल पा रहे हैं। अब ऐसे में मुंबई पुलिस ने जो दावा किया कि हमने एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है और उसी ने सैफ अली खान के घर के अंदर चोरी की है, बताएंगे कि इन चेहरों के अंदर क्या क्या वो कमी थी और शायद मुंबई पुलिस से बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन गलतियों के बारे में बात करेंगे। बात ये भी करेंगे कि जब हमने इनके पिताजी से बात की, उस शख्स की जिसे मुंबई पुलिस ने पकड़ा उसके पिता से बातचीत की, बांग्लादेश में वो रहते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन है हमारे पास। हम ये फोटो जो आपको दिखा रहे हैं ये उन्हीं के घर की लोकेशन है और घर के बाहर कौन खड़े हैं? ये उसी शख्स की शरीफुल इस्लाम के पिता का जो घर है और सामने पिता खड़े हैं। पिता से जब हमने बात की तो हमें कई चौंकाने वाली चीजें पता लगी हैं। पता ये भी लगा है और खास तौर पर पिता ने ये भी बताया कि मुंबई पुलिस जानबूझकर फंसा रही है उनके बेटे को। वो सिर्फ एक लौता था जो घर पे कमाता था, अब उसे भी मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया है। तो क्या है पर्दे के पीछे की कहानी? क्या मुंबई पुलिस किसी बहुत बड़े गिरोह के पीछे थी और एक मोहरा बनाया जा रहा है शरीफुल इस्लाम को? अंदर की कहानी क्या है? चलिए तफसील से समझते हैं, क्योंकि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो अपने आप में एक अलग कहानी बता रही है कि किस तरीके से मुंबई पुलिस ने जिसको पकड़ा वो एक अलग ही इंसान है और जो सैफ अली खान के घर से भागा वो एक अलग ही इंसान है। देखिए 16 जनवरी की रात एक्टर सैफ अली खान के घर में जो भी हुआ उसकी सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। कड़ी मशक्कत के बाद देखा गया कि एक शख्स है जो पहले ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है स्टेयर से, जब जिसने जूते नहीं पहने, और उसके बाद वो नीचे उतरते हुए भी दिखाई दे रहा है करीब आधे या 40 मिनट के अंतराल पर। अब ऐसे में पुलिस एक शख्स को पकड़ती है 2 दिन के बाद। उस शख्स को जब पकड़ा जाता है बड़ी देर तक पूछताछ होती है, डिटेन किया जाता है। उसकी बीवी सामने आती वो बताती है कि मेरे पति तो कारपेंटर है, बल्कि उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत ज़्यादा पूछताछ होती है, इसके बाद उस शख्स को छोड़ा जाता है। फिर एक दूसरे शख्स को पकड़ा जाता है। पुलिस को लगता है कि इसका चेहरा मिल रहा है जिसने सैफ अली खान पर अटैक किया, उससे भी पूछताछ होती है, उसे भी छोड़ दिया जाता है। उसके बाद 3 दिन बाद पुलिस को एक और शख्स मिलता है जो अब शरीफुल इस्लाम नाम का बताया जा रहा है और कहा जा रहा है यही वो शख्स है जिसने सैफ अली खान पर चाकू से 6 वार किए थे। अब बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे लोगों ने जब इस पर बातें की, जब उन्होंने चेहरा देखा तो कई तरीके की डिबेट शुरू हो गई। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि यहाँ भी पुलिस से गलती हो गई है। जिस शख्स का चेहरा सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है उस शख्स का चेहरा शरीफुल से मिलता ही नहीं। अगर मैं आपको एक अपने अंदाजे से और आप अगर आम नज़र से भी देखेंगे तो आप पहले अब ये तस्वीर देखिए दोनों की। यहाँ पर आप इनके चेहरे के जो पतलापन है, एक का चेहरा बहुत पतला है, दूसरे के चेहरे में फैट है, बालों में अंतर है, आंखों में भी अंतर है, अपने उससे आप समझ सकते हैं। लेकिन जब हम इसी पर रिसर्च कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो हमें दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट मिली जहाँ पर एक प्राइवेट जो लैब होती है फॉरेंसिक लैब, उन्होंने दावा किया है कि जो दोनों शख्स हैं वो अलग हैं। अब जब हम इस रिपोर्ट तक पहुंचे तब हमें और भी चीज़ें पता लगी। अब वो चीज़ें क्या पता लगी हैं हमें वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे जो चीज़ें हैं वो अलग हैं। दरअसल आप अभी अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं इन्हें आप गौर से देखिए। एक शख्स आपको दिख रहा है सीसीटीवी में जो चोर बताया जा रहा है और इसमें आपने देखा कि वो सैफ अली खान के घर से उतरा, और इसके इतर जो दूसरा शख्स आपको दिख रहा है पुलिस के मुताबिक ये दोनों शख्स सेम हैं, लेकिन जो अभी दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये है शरीफुल इस्लाम की। अब आप एक एक करके इसमें समझिए कैसे अंतर है। आप सबसे पहले देखिए कि जो शरीफुल का माथा है उसका जो शेप है वो लंबा है और चौड़ा है, और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये उसी प्राइवेट फॉरेंसिक लैब द्वारा बताया गया है और उन्हीं के द्वारा इसका दावा किया गया है। उन्होंने जब फोटोग्राफ रिकग्निशन एनालिसिस, एक तरीके से जैसे एआई का यूज़ करके आप फेस रिकग्निशन करते हैं, उसके जरिए बहुत सारे केसेस जो है पुलिस वाले सुलझाते हैं, उसी का एक ये रूप है और उसी के जरिए इसका जो फॉरेंसिक लैब है उन्होंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है। अब क्या क्या है देखिए। पहले आप देखिए जो शरीफुल का माथा है उसका शेप जो है लंबा और चौड़ा है, लेकिन वहीं जो दूसरा शख्स है सीसीटीवी वाला उसका माथा पतला है, उसका माथा उतना चौड़ा नहीं है और उस पर बहुत सारे बाल आए हुए हैं। इसके अलावा आप बालों पर भी गौर कर लीजिए यहाँ पर कि ठीक है हम मान सकते हैं कि कुछ ने हुलिया बदलने के लिए अपने बालों को कटवा लिया होगा, कुछ और रंग दे दिया होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर इनके बालों में भी दिख रहा है।
इसके अलावा अब आप शरीफुल की आंखें देखिए, इसकी आंखें आपको बड़ी बड़ी और एक बादाम के आकार की दिख रही होंगी। ये पूरी लाइनें लिखी हुई हैं उस रिपोर्ट में, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में। उसमें लिखा गया है कि जो शरीफुल है उसकी आंखें बादाम जैसी दिख रही हैं, तो वहीं जो सीसीटीवी में शख्स दिख रहा है उसकी आंखें पूरी तरीके से गोल हैं। आप इन तस्वीरों पर गौर जरूर करिएगा। इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर पूरी तरीके से सिर्फ दोनों तस्वीरें दिखा रही हूँ और बोल रही हूँ, आप खुद गौर करते चलिएगा। अब इसी में बात करते हैं आईब्रोज की। देखिए जो आईब्रो है, अब आप शरीफुल की जब आईब्रो देखेंगे तो उन दोनों के बीच में ना जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है दो आईब्रोज के बीच में, बहुत कम है। वहीं जो दूसरा शख्स है उसकी आईब्रो के बीच में ज़्यादा मार्जिन का फर्क है, यानी ज़्यादा अंतर है। इसके अलावा अब नाक पर गौर करिए। मतलब ठीक है, किसी का हुलिया अपना एक शख्स बदल सकता है, बट यहाँ तो पूरा चेहरा ही एक तरीके से बदला हुआ नजर आ रहा है। अब आप देखिए शरीफुल की नाक आपको चौड़ी दिखेगी, जो उसकी फोटो है जब उसे पुलिस ने पकड़ा, लेकिन सीसीटीवी में जो शख्स मौजूद है उसकी जो नाक है वो नुकीली है और पतली है, एकदम शार्प नाक बनी हुई है उसकी। इसके अलावा होठों में भी डिफरेंस है। जो शरीफुल है उसके होठ भी मोटे हैं और जो शख्स दूसरा है जिसने जो सीसीटीवी में चोरी करते हुए दिख रहा है, उस शख्स के होंठ पतले हैं। और ये सारी चीज़ें, सारे दावे किए गए हैं उसी लैब के द्वारा जो दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा। और जब हम उस रिपोर्ट तक पहुंचते हैं, उस लैब के डॉक्यूमेंट तक पहुंचते हैं, तब हमें ये सारी चीज़ें दिखती हैं और पता चलती हैं कि हाँ, अंतर तो है, जिस तरीके की लोग बात कर रहे हैं वैसा अंतर ज़रूर है। लेकिन ये सारी चीज़ें दरकिनार हो जाएंगी अगर सैफ अली खान आकर इस बात की पुष्टि कर दें। उनकी नौकरानी, जो भी लोग उस वक्त मौजूद थे, अगर करीना कपूर ने चोर को कितने नज़दीक से देखा, सैफ अली खान ने देखा, उनसे हाथापाई हो रही थी, तो ऐसे में उस शख्स की शक्ल भूल पाना मुश्किल है। तो ऐसे में इन लोगों का बात बोलना, इन लोग की शिनाख्त करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन उसके अलावा सज़ा दिलाने के लिए अगर आपको कोर्ट में इस शख्स को खड़ा करना है, इसके बाद जब कोर्ट सज़ा सुनाएगी, उसके लिए भी बहुत सारे ऐसे पैमाने हैं जो प्रूफ होने चाहिए, जो सच साबित होने चाहिए और पुलिस के पास सबूत होना चाहिए। पहला सबूत क्या होता है, तो देखिए जो शख्स है, आपने तस्वीरों में देखा होगा कि वो रेलिंग पकड़कर, ऐसा हमने आपको पहले ही बताया था कि जब लोगों ने कहा था कि सीसीटीवी के चेहरे के आधार पर पुलिस उसे पकड़ ले, लेकिन सबूत इकट्ठा करने के लिए, सबूत जोड़ने के लिए पुलिस को फिंगरप्रिंट्स की ज़रूरत है। और ये बात सामने आई थी कि पुलिस को सैफ के घर से 19 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, जो कि अभी तक मैच होने के लिए गए हैं। अभी तक चीज़ें सामने नहीं आई हैं, अगर आ जाएंगी तो सारी चीज़ें पुलिस क्लियर कर देगी। लेकिन फिलहाल आप अभी तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शख्स है वो सीढ़ियों को पकड़कर चल रहा है। और एक होता है किसी ने एक बार पकड़ा, वो लगातार रेलिंग पकड़कर चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए उसके रेलिंग पर ना बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स होंगे। साथ ही साथ जब वो नीचे उतरता है तब भी उसने पकड़ा हुआ है। तो जो फिंगरप्रिंट्स रेलिंग है ना, ये वाली जो वो बताई जा रही है कि 7वीं 8वीं मंजिल की रेलिंग है और यहाँ तक 8वीं मंजिल तक वो स्टेयर्स के जरिए गया था फायर एग्जिट के, और यहाँ पर उसने बाकायदा रेलिंग पकड़ी हुई है, यानी उसके जो हाथ हैं, जो उसके फिंगरप्रिंट्स हैं, वो उस रेलिंग पर आए होंगे। और वो मिलाना अब पुलिस के लिए बहुत अहम है। अगर वो मैच हो जाते हैं तो कोर्ट में ये एक बहुत बड़ा सबूत बन जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसी चीज़ें सामने आई थी कि जो शख्स है वो घुसा कैसे था। देखिए पहले ये चीज़ें सामने आई थी कि जो ये आदमी है ये दरवाज़ा तोड़कर घुसा, मतलब इसके पास लॉक वगैरह था, ये लॉक तोड़कर घुस गया सैफ के अपार्टमेंट में। लेकिन जब धीरे धीरे चीज़ें इन्वेस्टिगेट हुई, बहुत सारी चीज़ें पता लगी, तब सामने आता है और पुलिस भी बताती है कि ये जो शख्स है ये 8वीं मंजिल तक तो स्टेयर से गया, उसके बाद ये पाइप पकड़कर ऊपर की ओर जाता है, 12वीं मंजिल तक जाता है और फिर वहाँ से शाफ्ट का जो डक्ट होता है उसमें घुसता है, जो हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। उस डक्ट में घुसने के बाद वो सीधे जो डक्ट था वो निकल रहा था जे और तैमूर के बाथरूम में, वहाँ पर उतरता है और वहाँ से इनके घर में दाखिल होता है। यहाँ पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे कि अगर वो 8वीं मंजिल तक स्टेयर से गया, उसके ऊपर पाइप क्यों पकड़ेगा। तो इसका भी बहुत एक जवाब है जो इस शख्स ने दिया है। उसने बताया है कि उस वक्त किसी का भी जो दरवाज़ा था, बैक डोर था, वो खुला नहीं था, इसलिए इसे पाइप के जरिए जाना आसान लगा और इसे लगा कि कहीं पर भी मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा, और इसीलिए इस इत्मीनान से पाइप के जरिए ऊपर चढ़कर गया। अब अगला सबूत बन सकता है पाइप, क्योंकि जब ये बोल रहा है शख्स की पाइप के जरिए चढ़ के गया और पुलिस को भी ये अनुमान है कि पाइप का इस्तेमाल किया गया, डक्ट का इस्तेमाल किया गया, तो वहाँ पर भी इसके फिंगरप्रिंट्स आए होंगे। कोई शख्स पाइप को उसने ऐसे से पकड़ा ज़रूर होगा, तो वहाँ पर भी उसके फिंगरप्रिंट्स होंगे। वो पुलिस के लिए जाँच करना बेहद ज़रूरी है, वहाँ से फिंगरप्रिंट्स इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। और जो डक्ट की बात की जा रही है कि जिस डक्ट से घुसा, वहाँ की इसने खिड़की खोली होगी। जो तैमूर अली खान और जे का जो कमरा था उसमें बताया जा रहा है कि उनकी जो खिड़की थी वो टूटी हुई थी बाथरूम की, और उससे आसानी से शख्स अंदर आ सकता था। तो वहाँ पर भी इसने कहीं ना कहीं पकड़ा होगा, तो उसमें भी कई सबूत मिलेंगे पुलिस को। तमाम तरीके के जो सबूत हैं ये पुलिस को इकट्ठा करने होंगे, तब जाके इस शख्स को वो सज़ा दिला पाएंगे। और अगर जो लैब के द्वारा जो चीज़ें आई हैं और अगर बाद में पुलिस को पता लगता है कि ये वो शख्स नहीं है, कोई और चौथा शख्स आ जाता है,
तो ये पुलिस के लिए बड़ा सवाल हो जाएगा। मुंबई पुलिस पर भी लोग कई तरीके के सवाल खड़े करेंगे और एक तरीके से उनकी इन्वेस्टिगेशन पे दाग जैसा होगा। इसके अलावा पुलिस को वो कपड़े बरामद करने होंगे, वो कपड़े जो शख्स पहनकर घुसा था। आपने देखा होगा कि जब ये शख्स ऊपर जा रहा है तो इसने कपड़ा पहना, एक मुंह पे बांधा है, नीचे आते वक्त कपड़ा नहीं है। अब कपड़ा कहाँ है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जो ये शख्स है, जब ये सैफ अली खान से झगड़ रहा था, लड़ रहा था, जब उन पर अटैक किया, तब इसने जो कपड़े पहने थे वो पुलिस को बरामद करना जरूरी है, क्योंकि उस पर खून के निशान होंगे। तो जो शरीफुल इस्लाम है, इसके पास से पुलिस को वो कपड़े निकालने होंगे, तब जाकर पता लगेगा कि ये वही शख्स है भी या फिर नहीं। इसके अलावा पुलिस को शिनाख्त तो करानी होगी इन सभी लोगों से। साथ ही साथ सैफ अली खान का बयान बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस पूरे केस में। इसके अलावा अब आगे की जो चीज़ें हैं, जो शरीफुल है क्या वो सच में बांग्लादेशी है, क्योंकि वो बार बार अपने आप को हिंदुस्तानी बता रहा है, इसके पीछे के क्या तर्क हैं, इसके पीछे जो पुलिस है वो कैसे इस चीज़ों को सुलझा रही है, और तो और इस पूरे केस में अब तक क्या अपडेट है, कैसे मुंबई पुलिस फंस सकती है, या कैसे जो शरीफुल है इसकी जगह कोई और नया चेहरा सामने आ सकता है, आप ये भी आप समझिए। देखिए, जो शरीफुल इस्लाम है, जिस तरीके से उसने अपनी आप की कहानी बताई कि मैं भारत का निवासी हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, लेकिन इस पर भी अब अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारे पास शरीफुल इस्लाम की बांग्लादेश की वोटर आईडी कार्ड की फ़ोटो है, लेकिन तमाम गाइडलाइन की वजह से हम आपको वोटर आईडी कार्ड की तस्वीर या उस चीज़ के बारे में बता नहीं सकते, लेकिन ये ज़रूर बता सकते हैं कि पुख्ता तौर पर उसकी तस्वीर के साथ वोटर आईडी कार्ड है बांग्लादेश का, जो शरीफुल इस्लाम है। लेकिन जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि शरीफुल इस्लाम के पिता से जब हमने बात की तो हमें बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं और जो पीछे का घर देख रहे हैं, ये शरीफुल इस्लाम का ही घर है। बाकायदा एक गांव में रहता है। इस गांव के आसपास घना जंगल है, आसपास खेती होती है। लेकिन हमने जब पूछा शरीफुल इस्लाम के पिता से कि आप क्या करते हैं, तो उनका कहना है कि वो रिक्शा चलाते हैं, जो साइकिल वाली जो रिक्शा होती है उसको चलाते हैं। हमने पूछा कि पहले की पढ़ाई कहाँ तक हुई, आप क्या करते थे, तो पता ये लगा कि पहले जो शरीफुल इस्लाम के जो पिता हैं वो जूट मिल में काम किया करते थे, वहां से जो रोजी रोटी मिलती थी उसी से परिवार का पालन पोषण करते थे। अब क्योंकि उसी पैसे से इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को पढ़ाया लिखवाया और 12वीं तक पढ़ाई भी करवाई, लेकिन किसी वजह से जूट मिल जब बंद हुई तो उन्हें रिक्शा चलाना पड़ा, और रिक्शा चलाने की वजह से घर के अंदर आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा आ चुकी थी, पैसों की कमी हो चुकी थी। और अक्सर जो शरीफुल इस्लाम है उसने देखा कि अपने परिवार को पैसों के लिए जूझते हुए देखा था, और इसी की वजह से उसने चोरी करना, डकैती करना, मार पिटाई करना, गुंडागर्दी करना, ये सारी चीजें आसपास करना उसने शुरू कर दिया था। ऐसा उसकी फादर का क्लेम है। फादर ने ये भी बताया कि देखिए, जो हमारा बेटा है वो सिंगल ब्रेड अर्नर है, मतलब वही सिर्फ कमाता है, उसी के चलते पूरे परिवार का पालन पोषण चलता है। लेकिन जब हमने पूछा कि क्या आपको पता है आपका बेटा कैसे कमाई करता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो लेबर मजदूरी करता है। तो हमने पूछा कि जब लेबर मजदूरी करता है तो इतने पैसे कहां से आ गए आपके पास, तो ये चीज का जवाब वो नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं उनको पता था कि उनका बेटा कहीं गलत कदम उठा रहा है, गलत तरीके से काम कर रहा है, लेकिन बावजूद घर से ही कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन यहाँ पे सबसे गौर करने वाली बात ये कि जब शरीफुल इस्लाम से मुंबई पुलिस जब पूछताछ कर रही थी तो उससे पूछा गया कि क्या तुमने कभी 1 करोड़ रुपए देखा है कभी, तो उसका ये कहना था कि मैंने 1 करोड़ रुपए तो देखा नहीं, होगा 2 या 3 बंडल में आते होंगे। अब 2 या 3 बंडल मतलब उसका साफ तौर पे कहना था कि उसे पता ही नहीं है कि पैसे कितने होते हैं। जब उसे ये पूछा गया कि आप इस पैसे का क्या करने वाले थे, तो उसने ये कहा कि मेरे घर पर जो मेरी माता जी हैं वो किसी बीमारी से जूझ रही हैं, और बीमारी में अक्सर बहुत मोटा पैसा खर्च होता है, और इसी पैसों के खर्च के लिए वो अक्सर चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देता है, बड़े बड़े घरों में लूटपाट करता है, ताकि वो अपनी जो माता जी हैं जो बीमार हैं उनके घर पर पैसे भेज सके। अब ये जब सारी चीजें हम खंगाल रहे थे तो हमें लगा कि क्यों, जब हमने उनके पिता से बात कर ली है तो आसपास के जो पड़ोसी हैं हम उनसे बातचीत की जाए, तो हमें ये भी पता लगा कि पड़ोसियों ने ये कहा कि जो पूरा परिवार है, ये पूरा परिवार ही एक तरीके से क्रिमिनल प्रवृत्ति का है। जो उनके खुद के पिता हैं वो भी क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं, जो शरीफुल इस्लाम है उन पर भी कई सारे मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं। लेकिन क्यों, तो उसने ये कहा कि एक बार उन्होंने किसी बाइक वाले शख्स को इतना पीट पीट के मार डाला, तब से मर्डर के चार्जेस लग गए हैं। जब हमने पिता से इसके बारे में पूछा तो पिता ने कहा कि देखिए, वो जो शेख हसीना, खालिदा जिया की, इनकी जो पार्टियों की जो आसपास की जो लड़ाई रहती है, तो उन्हीं में से एक पार्टी के ये साथ हो जाते हैं, और इसी के चलते जो विरोधी पार्टी वाले थे वो उस पर एक के बाद एक कई झूठे इल्जाम लगा देते हैं। अब इतना कुछ बताने के बाद
जो उनका बेटा था वो डर जाता है और इसलिए जब शेख हसीना भागकर भारत आती हैं उसी वक्त ये भी सोचता है कि क्यों ना भारत भाग के चले जाए। भारत में जिस तरीके से जो उनकी एक्स प्राइम मिनिस्टर उन्हें एक अपॉर्चुनिटी नजर आई, तो जो ये जो शख्स है शरीफुल इस्लाम, इसको भी लगा कि भारत में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब वो भारत तो आता है, भारत आता कैसे, नदी के रास्ते इलीगल तौर पर मेघालय पहुंचता है नदी के रास्ते, फिर मेघालय से बंगाल आता है, बंगाल में आके सिम कार्ड खरीदता है, फिर बंगाल से सिम कार्ड खरीदने के बाद ये मुंबई जाता है। उसे लगता है कि मुंबई सपनों की नगरी है, उसके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और सपने कैसे, तो उसको ये पता था कि जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं उनके घर पर डाका डालना है। और शायद इसलिए सैफ अली खान के घर में घुसने से पहले 14 जनवरी 2025 को रात के 2:42 पर सीढ़ी लगाकर शाहरुख खान के घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। लेकिन वो तो भला, शाहरुख खान के जो घर के अंदर जो कुत्ते थे वो भौंकना शुरू कर देते हैं। तब जाके सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट होते हैं और ये वहां से भाग जाता है। तो इसका मकसद था कि छोटे मोटे घरों पे चोरी ना करे। इसके बाद वो प्लान बनाता है कि सैफ अली खान के घर के अंदर जाना है। अब यहां पर मुंबई पुलिस जो जिस तरीके से पूछताछ करती है, या पूछती है कि ठीक है ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता था कि तुम्हें सिर्फ 11वें या 12वें माले में जाकर ही चोरी करनी है, क्यों तुमने चौथे माले, 5वें माले, 6वें माले या 8वें माले पे चोरी नहीं की। तो इसका ये कहना था कि इमरजेंसी वाली सीढ़ियों से तो जब ऊपर चढ़ रहा था, इसने हर एक के शाफ्ट के अंदर जाकर चेक किया कि किस किस का जो बैक डोर था खुला था कि नहीं खुला था। अभी हर एक फ्लोर पर जाकर उसने चेक किया, लेकिन उसे पता लगा कि सैफ अली खान का जो घर है उसका बैक डोर ओपन था, शाफ्ट वाला, जहां पे वेंटिलेशन वाला जो एरिया रहता है वो वाला वो शाफ्ट ओपन था और उसी के जरिए वो बाथरूम के अंदर दाखिल होता है। अब जिस तरीके से आपने देखा होगा जब इस सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाता है तो इसके चेहरे पर एक साफा बंधा होता है, एक मफलर बंधा होता है, लेकिन ये जब बाथरूम के अंदर छिपा था तब जाकर इसके घर जो यहाँ पर जहांगीर और तैमूर सोते हैं उसी कमरे में जब ये लड़ाई चल रही थी तो इसका जो मफलर है वहीं पर गिर जाता है। अब कहीं ना कहीं जो आप जिस तरीके जो तस्वीर थी जब ये भागता है तो इसके पास मफलर नहीं रहता। अब यहां से जो कहानी शुरू होती है वो कहानी ऐसे शुरू होती है कि इसके बाद पुलिस इसका पीछा करती है। पीछा करते करते एक जगह उसे पता लगता है कि उसने फोन का कवर लिया है, यहां तक कि सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाते हैं। इसके बाद वो जब पराठा और पानी खाता है, यूपीआई पेमेंट करता है, उसके जरिए पुलिस इसे ट्रैक कर लेती है। अब ट्रैक करने के बाद जो सबसे बड़ी जो दिक्कत ये थी कि लोगों ने कहा कि भैया ये तो शक्ल ही नहीं मिल रही, आपने किसके पकड़ लिया, आपसे कहीं गलती थी नहीं हो गई है। लेकिन अभी भी मुंबई पुलिस को कोर्ट में अगर ये साबित करना हो कि यही वो चोर था जिसने सैफ अली खान के घर के अंदर चोरी की, तो इसमें सबसे अहम गवाही सिर्फ और सिर्फ सैफ अली खान की होगी, क्योंकि जिन्होंने उसे सामने से देखा, जिन्होंने चोट खाई, जिन्होंने इस शख्स ने उन्हें चाकू मारा, वह उनकी गवाही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एक गवाही होगी। गवाही के लिए होता कुछ नहीं है, गवाही के लिए क्या किया जाता है कि 14-15 लोगों को सामने खड़ा कर दिया जाता है। फिर वहां पे कहा जाता है कि उस शख्स ने जो विक्टिम है कि भैया शिनाख्त कीजिए कि इसमें से कौन चोर है या किसने आप पर हमला किया। अगर सैफ अली खान इस पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं कि नहीं ये वही है, तब जाकर इसकी जो कार्रवाई है और ज्यादा पुख्ता होगी। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि बदलते जमाने में फॉरेंसिक रिपोर्ट भी उतनी ज़्यादा अहम हो जाती है। और फॉरेंसिक रिपोर्ट जो हमारे पास आई है इसमें एक अलग ही कहानी बताई जा रही है। अगर ऐसी कहानी चली तो शायद ये मुश्किल हो सकता है कि ये साबित कर पाना कि यही वो शख्स है। अब इस पूरे केस में फिंगरप्रिंट की जो अगर जब रिपोर्ट आएगी वो भी बहुत अहम कड़ी होगी। इसके अलावा जो खून के धब्बे कमरों में मिले हैं, अगर शरीफुल इस्लाम के खून के धब्बे मैच हो जाते हैं, इसमें भी बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन याद रखिए अब तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। तब ऐसे में दावा करना कि सिर्फ और सिर्फ शरीफुल इस्लाम ही वो चोर है, तो ऐसे में दावे में कई सारी खामियां हमें नजर आती हैं और इन खामियों को मुंबई पुलिस को सामना करके इसे सुलझाना पड़ेगा। दूसरी ये चीज, सैफ अली खान उस ऑटो ड्राइवर से मिल चुके हैं और उन ऑटो ड्राइवर से आपको पता होगा कि पहले ही कहा जाता है कि जब सैफ अली खान को अस्पताल ले जाया गया तो उनकी फैमिली की तरफ से कोई भी रुपए उन्हें नहीं दिया गया। मतलब ऑटो ड्राइवर ने फ्री में सैफ अली खान की जान बचाई है। लेकिन अब उस दावे पर सैफ अली खान अस्पताल के अंदर उस ऑटो ड्राइवर से मिले हैं जिन्होंने उन्हें एक समय रहते अच्छे वक्त में बचाया, बावजूद इसकी फिक्र करते हुए कि उन्हें पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ऑटो ड्राइवर को एनजीओ की तरफ से 11,000 रुपए का एक चेक भी मिला हुआ है और सैफ अली खान ने खुद कहा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी वो उनकी मदद के लिए हमेशा आगे खड़े रहेंगे।
क्योंकि उन्होंने उनकी जान बचाई है। और ऐसे मुश्किल वक्त में जब कोई नहीं था आसपास, ये एक दूत की तरह है और उनकी जान बचाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। अगर याद रखिए, अगर ऑटो ड्राइवर उस वक्त नहीं होते तो क्या पता ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता। तो फिलहाल के लिए इस केस में जो भी नए अपडेट्स हैं हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आगे भी इस केस में जो भी नए अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।